कैसे आप लोग। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 9वीं का दूसरा लेक्चर जिसमें हम लोग 1.2 का पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने 1.2 और उससे पहले थ्योरिकल क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कुछ नंबर बाय नंबर क्वेश्चन दिया है, उसमें आपसे असत्य और सत्य बात का परिचय पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि वो क्यों सत्य हैं अथवा क्यों असत्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नया क्रमबद्ध बनता है, यानी कि नया ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप का नाम क्या होता है सर जी? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या आएगा तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होगी? तो होगी। हाँ, क्या लिखिएगा? हाँ, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय तथा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखिएगा? कि हाँ, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय तथा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या दिया है कि संख्या रेखा, आपने हम लोग को बताया था कि नंबर लाइन एकदम पहले वीडियो का है। आपने अगर सबसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन उसको भी आके आप देख लीजिए, तब आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर दिमाग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, क्या बोलते हैं नंबर लाइन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देता हूँ। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी कि ये जो रूट m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको बताना है कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये अनंत तक है, और यहाँ पे -1, -2, -3, ये भी अनंत तक है। तो इसमें ये बताना है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो ठीक है, होता है कि नहीं तो बताते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो m है वो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये नंबर लाइन है यानी कि संख्या रेखा है, नंबर लाइन, इस पे अगर इसकी बात करें तो क्या इस पे जितना भी बिंदु है वो सिर्फ एक प्राकृतिक संख्या है। एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर दूँ तो क्या सर जी ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका इधर की, तो सब ऋणात्मक संख्या है। होगा कि नहीं होगा? अब मैं रूट के अंदर की बात आप लोग, अब देखिए रूट m का बात किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 हो गया और यहाँ पे रूट 3 हो गया। अब इसके बीच की अगर बात करें कि क्या सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, और इसके बीच की बात करें कि हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि √2.1, √2.2, √2.3। तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? दशमलव में परिमेय संख्या आता है? नहीं आता है ना, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणावेशित या ऋणात्मक संख्या के साथ साथ अन्य संख्या आती हैं, इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, परंतु वह एक प्राकृतिक संख्या ही नहीं होती है। ओके, अब हम अपने आते हैं तीसरे टॉपिक पे।
इसको भी थोड़ा आप लोग को बढ़िया से मैं समझा देता हूँ। देखिए इस पर लिखा है कि प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती हैं। देखिए अब इसको ध्यान मत दीजिए, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। टॉपिक अलग में मैं बोल दूं कि आप अपने पिताजी के पुत्र हैं तो आप बोलेंगे हाँ अपने पिताजी के पुत्र हैं, लेकिन मैं ये बात बोल दूं कि आपके पिताजी नहीं हैं या आप अपने पिताजी के पिताजी हैं, ये थोड़ा गलत हो गया। इस पर टॉपिक समझिए, ये बोल रहा है ना कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी कि यहाँ पे जो वास्तविक संख्या क्या है, फादर है, और इसके पुत्र अपरिमेय और परिमेय संख्या। मान लीजिए मैं क्या हूँ, वास्तविक संख्या हूँ, एक मेरा लड़का होगा जिसका नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, एगो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब मैं कह दूँ कि क्या अब जरूरी है कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या से मैच करेगा, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या से मैच करेगा। अब इसको देखते हैं, देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें बोला है कि वास्तविक संख्या का पूरा श्रेय किसको जाएगा, अपरिमेय संख्या को जाएगा। ऐसा हो सकता है इनका एक और लड़का है, उसका नाम क्या है, परिमेय संख्या, तो उसमें तो सिर्फ अपरिमेय का नाम दिया, इसलिए कथन असत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में क्या आएगा, परिमेय संख्या भी आएगा। इसमें क्या बोला है, सिर्फ अपरिमेय होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कैसे हो जाएगा, उनका 2 लड़का ना, वास्तविक संख्या एक पापा है तो इनके 2 लड़का, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। इसमें सिर्फ किसका बात कर रहा है, परिमेय संख्या का। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय संख्या भी आता है। जैसे मान लीजिए ये √2 हो गया, ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो तो सही हो गया, ठीक है, लेकिन 3 भी तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ये कैसे हो जाए, ये परिमेय संख्या है नहीं ना सर जी, क्योंकि इसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय संख्या भी आता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको 1 नहीं 2 4 दे देंगे। इसमें दिया है कि क्या सभी जो धनात्मक संख्या हैं और उनके पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक हैं उनके जो वर्गमूल होते हैं क्या वो परिमेय होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो उनको एगो उदाहरण दीजिए जो कि एगो परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आपको लिख देना है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण में जैसे मैं √9 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, √9 एक धनात्मक पूर्णांक है, जब ये रूट से बाहर निकलता है तो 3 हो गया, और 3 क्या है सर जी, एक परिमेय संख्या है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। कब इंटेलिजेंट है, जब हमारे पिछले वाली वीडियो को देखे होंगे तब। देखिए यहाँ पे 3 के अपॉन में 1 छिपा है और ये P/Q के रूप में आ गया, यानी कि एक अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एक इसका उदाहरण हो गया। अब मैं 4 का बात करता हूँ। √4 को जब आप इससे बाहर निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में क्या छिपा है, 1, P/Q के रूप में आ गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद आते हैं 25 को, तो 25 रूट अंडर के जब अंदर रहेगा तो ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 छिपा है, P/Q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या हो गया। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, चूँकि ये आपके सामने ये रहा। अब आपको हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व के बाद अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इसको आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आपको दिख रहा है बड़ा लेकिन है चुटकी सा खेला। मैंने सबको बारीकी से लिख दिया है ताकि मैं आप लोगों को जब समझाऊं तो आप लोगों को ब्रेन में किसी प्रकार का हलचल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि संख्या, यहाँ पे रेखा छूट गया, क्षमा चाहता हूँ, कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, यानी कैसे सजाते हैं अथवा कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम जानते हैं किसको निरूपित करना है, 5 को। तो 5 को आप 4+1 लिख सकते हैं ना। अब बताइए, आप 5 को √5 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये हटेगा तो इसके बराबर ही है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एकदम सेम कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं संख्या रेखा पर खींचते हैं इसको क्या करते हैं संख्या रेखा पर ले चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा संख्या रेखा और इस पर हमने कॉमन जितने भी बातों को करना है उसको हमने लिख दिया है। यहाँ संख्या रेखा पर ओ ए का मात्रक 2 लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा ओ और ये रहा हमारा ए, यहाँ से ले यहाँ पे हमने क्या कितना मात्रक लिया है 2 मात्रक। क्या लिया है सर जी संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं और उसका नाम क्या कहते हैं ओ ए। यहाँ पे ओ रहा इसका नाम, यहाँ इसका नाम ओ और इसका नाम ए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कितना इसका मात्रक लिए हम लोग 2 मात्रक लेते हैं, ठीक है लेते हैं। अब देखिए जो ओ ए एम है यहाँ पे देखिए जो लाइन खींचा हुआ है वो क्या है ओ ए और एम, ये रहा है एम और यहाँ पे कितना डिग्री है कोण पर। देखिए आप लोग अगर बेसिक चीज़ पढ़े होंगे तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान में आ रहा होगा कि जब इस प्रकार का आपके सामने एंगल आता है तो आप लोग पढ़ने में अगर अच्छे हैं या नहीं समझ तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनता है और जिसका कोण 90 डिग्री बने उसको हम लोग अपने भाषा में समकोण त्रिभुज कहते हैं। एनी डाउट्स? नो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट आपके लिए खाली एकदम भर दीजिए उसको। देखिए जो यहाँ पे ओ ए एम है एंगल ओ ए एम वो कि 90 डिग्री बनाते हैं तथा ए एम से ए बी ए एम कहाँ है ए एम ए और एम से ए बी क्या करते हैं एक मात्रक लेते हैं। क्या करते हैं एक मात्रक। तो ए एम कहाँ है अपने इसको देखते हैं ए और एम। देखिए यहाँ पे ए है यहाँ पे एम है ए बी यहाँ का एक मात्रक काटते हैं। क्या करते हैं सर जी एक मात्रक काटते हैं। देखिए तो हमने यहाँ से आप लेके देखिए दूरी को लेके यहाँ पे काट दिया है, यहाँ से दिख रहा है ना यहाँ पे काट दिया है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी, क्या सर जी समकोण त्रिभुज ओ ए बी देखिए आपको दिख रहा होगा ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक सूत्र दे दिया वो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसके तहत हम लोग जानते हैं कि मानिए कि अगर हमको इसका निकालना है ऐसे करके होता है, अगर इसको इधर करेंगे तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस होगा। ये सब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं इसको कभी डिटेल में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। जब स्पेशल बैच आएंगे, इनसे छोटे बैच आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में स्क्वायर। अब देखिए ओ ए कहाँ है ओ और ए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या आपने मात्रा क्या लिया है 2 लिया है ना, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देना है प्लस ए और बी मात्रक आपने कितना लिया था सर जी एक मात्रक लिया था ना, तो एक का आपको स्क्वायर कर देना है इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखिए क्या करते हैं, इसलिए ओ और बी √5 मात्रक। क्यों √5 मात्रक? क्योंकि अब आपको यहाँ पे संख्या लिए हैं और इसको भी यहाँ पे ले लिए हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ से लेकर √5 मात्रक, ठीक है। आपको क्या करना है ओ लेना है, क्या लेना है ओ को केंद्र लेकर, ओ को क्या करना है केंद्र लेकर ओ बी से क्या एक त्रिज्या से चाप लगाते हैं। देखिए आपको चाप लगाए हैं जो संख्या रेखा P पर करता है, कहाँ पे करता है P पर। यहाँ से आप ले लीजिएगा, एक स्टूमर बॉक्स में आता है चाप काटने के लिए स्पेशल, यहाँ पे आप उसको रखिएगा और यहाँ से चाप काटिएगा तो कहाँ आया कटेगा, जहाँ पे करता है उसको आपको P मान लेना है। क्या मान लेना है P मान लेना है, P पर करता है। अतः ओ बी बराबर ओ पी, ओ बी इक्वल टू पी, यानी कि ओ बी का मान जितना आएगा वो किसका मान आएगा ओ पी के बराबर। तो ये बताइए √5 ओ बी का मान है, ओ बी √5 और ओ पी का मान फिर क्या है बराबर हो गया। अब आपको संख्या रेखा पर हमने क्या सूचित कर दिया, यानी क्या निरूपित करके दिखा दिया कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं है तो मैं आपको कमेंट करिए, मैं आपको इससे भी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और देखिए ओ बी का मान जो आया था ओ और बी, तो ये इसका क्या है √5 हो गया और बराबर में ओ और पी यहाँ पे काटा है वहाँ पे √5 हो गया, √5 मात्रक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आप हमारा अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।